दोस्तों आज हो गया है 23 जनवरी 2026 और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईरान ने बिना हथियार चलाए कैसे कुचला विद्रोह। ईरान की ऐसी तकनीक जिसने दंगाइयों को किसी भी कोने से ढूंढ निकालकर कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे दुश्मन भी हैरान है। और दूसरी खबर में 8 मुस्लिम देशों ने ट्रंप के गाजा प्रस्ताव को कबूल कर लिया है, लेकिन इस पर इजराइल क्यों नाराज है आपको यह भी बताएंगे। और साथ में भारत में प्रदूषण से हर साल 17 लाख मौतें, 30 लाख करोड़ का नुकसान। हार्वर्ड प्रोफेसर बोली यह टैरिफ से बड़ा खतरा, फिर भी ध्यान नहीं। इनके अलावा फ्रांस ने सीधे तौर पर रूस से पंगा ले लिया है। पहली बार फ्रांसीसी फौज ने समुद्र में रोका रूसी तेल टैंकर। इनके अलावा वेनेजुएला और अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शन बहुत जल्दी खत्म हो गए। इसके पीछे बंदूक, गोली या सेना का खुला इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हाईटेक निगरानी तकनीक और डिजिटल कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार बना। ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार ने चीन से मिली तकनीक की मदद से विरोध को कुचल दिया। रिपोर्ट के लेखक बोयस लिखते हैं कि हालिया ईरानी विद्रोह पलक झपकते ही खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि इस बार विरोध प्रदर्शनों को दबाने का तरीका 2022 के हिजाब प्रोटेस्ट और 2019 में पेट्रोल तेल की कीमतों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से अलग और कहीं ज्यादा तेज था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी डिजिटल दमन का चीनी मॉडल, जिसे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सिर्फ चीन से ही मदद नहीं मिली, उसे रूस और उत्तर कोरिया का भी समर्थन मिला। इस समर्थन ने ईरानी शासन को विरोध को जल्दी काबू में करने में मदद की। दोस्तों चीन और ईरान के बीच पहले से ही 25 साल का तकनीक और सुरक्षा समझौता है। दावा किया जा रहा है इसका मकसद ईरान की तेजी से बढ़ रही जेड पीढ़ी को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ाना है। इस समझौते के तहत चीन ने ईरान को स्मार्ट निगरानी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम दिए। अब ये कैमरे ईरान के कई शहरों और कस्बों में लगाए जा चुके हैं। लेखक बताते हैं कि पिछले महीने सामने आई सबसे चौंकाने वाली तस्वीर एक काले कपड़े पहने प्रदर्शनकारी का वीडियो था। यह उन ट्रैफिक कैमरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जो चीनी तकनीक से चलते हैं। ये कैमरे चेहरे की पहचान करके लोगों की जानकारी सीधे तेहरान के कंट्रोल सेंटर तक भेजते हैं। यह सिस्टम राष्ट्रीय पहचान पत्र के डाटाबेस से जुड़े हैं, जिससे सरकार को तुरंत पता चल जाता है कि प्रदर्शन में कौन शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही सड़कों पर विरोध अब कम दिखता हो, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदियां अब भी लगी हुई है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेखक का कहना है कि यह पूरा सिस्टम गठबंधन के फायदे के लिए काम कर रहा है। ईरानी सरकार के इस डिजिटल युद्ध के कारण प्रदर्शनकारी न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी ठीक से संगठित नहीं हो पा रहे हैं। वे ना तो खुलकर बातचीत कर पा रहे हैं और ना ही जानकारी साझा कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देशों ने शामिल होने पर सहमति जता दी। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वो गाजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और राजनीतिक स्थिरता के लिए इस पहल का समर्थन करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को गाजा सीज फायर के दूसरे चरण के तहत पेश किया गया है। इसका मकसद गाजा में अस्थायी प्रशासन, पुनर्निर्माण, फंडिंग और निवेश को एक संगठित ढांचे में लाना है। इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड का हर सदस्य एक तय जिम्मेदारी संभालेगा, जैसे शासन क्षमता बढ़ाना, क्षेत्रीय रिश्ते सुधारना, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करना और पूंजी जुटाना। रिपोर्ट के मुताबिक कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने कतर की राजधानी दोहा में संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि सभी देशों ने मिलकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला लिया है और वे अपने कानून के मुताबिक जरूरी कागजात पर दस्तखत करेंगे। मिस्र, पाकिस्तान और यूएई पहले ही बोर्ड में शामिल होने की घोषणा कर चुके थे। हालांकि ये पहल विवादों में भी है।
इजराइल ने साफ कहा है कि अमेरिका ने यह बोर्ड उससे बिना सलाह बनाए जाने का ऐलान किया, जो उसकी नीति के खिलाफ है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को सबसे ज्यादा आपत्ति तुर्की की भागीदारी से है। इजराइल का आरोप है कि तुर्की हमास के प्रति नरम रुख रखता है और ऐसे देश को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर के मुताबिक स्थायी सदस्यता के लिए पहले साल में $1 अरब देने होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि बोर्ड में शामिल होने के लिए कोई फीस तय नहीं है। स्थायी सदस्यता उन्हीं देशों को मिलेगी जो ये साबित करेंगे कि वो सच में शांति और इलाके में स्थिरता चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी संकेत दिया गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बोर्ड ऑफ पीस और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के और सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत के लिए प्रदूषण टैरिफ से कहीं बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बताया कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है, जो देश की कुल मौतों का लगभग 18% है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि जब आर्थिक विकास और कारोबार की बात होती है तो चर्चा व्यापार और टैरिफ तक सीमित नहीं रहती, जबकि प्रदूषण के असर को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि इसका नुकसान कहीं ज्यादा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक लेसेंट काउंटडाउन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत को बाहरी वायु प्रदूषण यानी PM2.5 गाड़ियां, फैक्ट्रियां, धुआं से करीब 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह भारत की GDP का करीब 9.5% है। PM2.5 के कारण हुई मौतें 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा रही। इनमें से करीब 44% मौतें कोयला और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल के जलने से जुड़ी। गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण की वजह से लोगों की काम करने की क्षमता घटती है और इलाज पर खर्च बढ़ता है। देश के लंबे समय के विकास को नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से पहले पर्यावरण और रहने की स्थितियों को भी देखते हैं। खराब हवा और सेहत से जुड़े खतरे निवेश को रोक सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में लोगों को औसतन 20 दिन भीषण गर्मी झेलनी पड़ी। गर्मी के कारण करीब 247 अरब घंटे का कामकाजी नुकसान हुआ। इससे खेती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके अलावा पिछले 10 सालों में डेंगू के मामले लगभग दोगुने हो गए। 2001 से 2023 के बीच भारत में 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खत्म हुए। दुनिया भर के सबसे प्रदूषित 50 शहरों की लाइव लिस्ट में पिछले महीने भारत के 47 शहर शामिल थे। केंद्र सरकार ने माना है कि दिल्ली के प्रदूषण का करीब 40% हिस्सा गाड़ियों से आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 सालों में दिल्ली में सांस की बीमारियों के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। गीता गोपीनाथ ने साफ कहा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों की जान, आर्थिक विकास और भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में खुले समुद्र में एक तेल टैंकर को रोका है जो रूस से आ रहा था और जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का शक है। यह जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने गुरुवार को दी। मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम किसी भी तरह के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुबह फ्रांसीसी नौसेना ने रूस से आने वाले एक तेल टैंकर को रोका जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत है और जिस पर फर्जी झंडा लगाने का संदेह है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई भूमध्य सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में की गई और इसमें फ्रांस के कई सहयोगी देशों का समर्थन भी मिला। मैक्रोन ने कहा कि पूरी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के नियमों के मुताबिक की गई है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि इस मामले में न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है और टैंकर को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया है। मैक्रोन ने साफ कहा कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू कराने और प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह के जहाजों को शैडो फ्लीट कहा जाता है, उनकी गतिविधियां यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को आर्थिक मदद पहुंचा रही। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि फ्रांस ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों से रूसी जहाजों को रोकने की अपील की थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका का दौरा करने वाली है। अगर यह दौरा होता है तो वो पिछले 25 साल से ज्यादा समय में अमेरिका जाने वाली पहली मौजूदा वेनेजुएलाई नेता होंगी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसे वाशिंगटन और काराकास के रिश्तों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रोड्रिगेज की यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई। डेल्सी रोड्रिगेज ने 3 जनवरी को हुए अमेरिकी सैन्य हमले के बाद अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दोनों देशों के बीच ड्रग तस्करी के आरोपों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा था। दरअसल बुधवार को बयान देते हुए रोड्रिगेज ने कहा कि वो अमेरिका से बातचीत को लेकर बिना किसी डर के आगे बढ़ रही और पुराने विवादों को कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहती है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका के साथ बातचीत और सहयोग की प्रक्रिया में हैं, बिना किसी डर के। मतभेदों और मुश्किलों को हम डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहते हैं। दरअसल रोड्रिगेज पहले वेनेजुएला के उप राष्ट्रपति और तेल मंत्री भी रह चुकी है। इस प्रस्तावित यात्रा को अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में संभावित सुधार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से दुश्मनी और प्रतिबंध चले आ रहे थे। हालांकि बातचीत के बावजूद डेल्सी रोड्रिगेज पर अमेरिकी प्रतिबंध अब भी लागू है, जिनमें उनकी संपत्तियों को फ्रीज करना भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका का दौरा करने वाले आखिरी वेनेजुएलाई राष्ट्रपति 1989 में कार्लोस आंद्रेस पेरेज थे। इससे पहले रोड्रिगेज ने संसद में कहा था कि अगर उन्हें वाशिंगटन जाना पड़ा तो वो वेनेजुएला की जनता का प्रतिनिधित्व पूरे सम्मान और संप्रभुता के साथ करेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।